कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है बरसात के मौसम में फलदार पौधों का पौधरोपण। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर देशराज शर्मा। आइए हम इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और ये प्रोग्राम फोन इन रहेगा, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स भी नोट कर लें। 28000177 और दूसरा फ़ोन नंबर रहेगा 28000178। शिमला से बाहर के दर्शक अपना STD कोड 0177 अवश्य लगाएं। तो हम इनसे पहला प्रश्न यही पूछेंगे कि फलदार पौधे होते कौन कौन से हैं जो इस मौसम में लगाए जा सकें। फलदार पौधे जो हम बरसात के मौसम में पौधरोपण कार्य करते हैं वो विशेष रूप से आम, लीची, संतरा, किन्नू, गलगल, नींबू, लोकाट, पपीता, अमरूद इत्यादि फलों का इसमें पौधरोपण किया जाता है जी। और आप सभी ये जानकर खुश होंगे कि इंद्रदेव हमारे ऊपर जो मेहरबान हैं, तो बरसात ऋतु में ये फलदार पौधे जो लगाए जाते हैं, इन पौधों को हमारे बागवान किसान भाइयों के लिए अब ये प्रारंभ हो गया है और उनके पास 2 महीने का समय है कि जिसमें वो बरसात के दिनों में पौधरोपण कर सकते हैं और अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। जीवन में इसका क्या महत्व है? वास्तव में फलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम ये इस प्रकार से देखें कि सतत विकास लक्ष्य जो UNO के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वो लगभग 17 ऐसे SDS बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत 169 टारगेट हैं और उसमें विशेष रूप से जो 17 हम लक्ष्य की बात करते हैं, उसमें जो 3 लक्ष्य हैं वो इस प्रकार से समझ लेते हैं हम कि एक है पॉवर्टी एलिवेशन, जिसमें गरीबी का उन्मूलन करना है। दूसरा है कि जो लोगों को अन्न सुरक्षा देनी है, हंगर को दूर करना है। और एक तीसरा आता है कि उनकी क्वालिटी लाइफ को में क्वालिटी लानी है, जिसमें जो फलों की पौध अगर हम देखें, महत्व बहुत महत्व है फलदार पौधों का, कि फलों की जो पोषण सुरक्षा है वो उससे सीधे जुड़ी हुई है। तो अगर हम फलों के महत्व की बात करते हैं तो मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मूले ब्रह्मा त्वची विष्णु सखा सुच महेश्वरा पत्रे पत्रे देवताए वृक्ष राजे नमो नमस्तुते। इसमें वेदों में कहा गया है कि मूल में ब्रह्मा रहते हैं और जो त्वचा है उसकी शाखा उसमें विष्णु का निवास करता है और जो पत्ते पे जो हैं वो और शाखाएं हैं उनमें भगवान शिव का निवास और देवताओं का निवास रहता है। तो ऐसे वृक्ष देवता को हम नमस्कार करते हैं। तो फलों का महत्व तो हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज दिन तक और आगे आने वाले समय तक रहेगा। और विशेष रूप से इस कोविड के काल में जब हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से फल पोषण होना बहुत ज़रूरी है। अन्न सुरक्षा तो हो गई है, हमने खाना हमें मिल गया है, पर क्या हमारे को क्वालिटी का फल मिला है? और अगर वो क्वालिटी का अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन जो है रोगों से लड़ने की क्षमता हासिल नहीं करता, क्योंकि फल भरपूर होते हैं, विटामिन से भरपूर होते हैं, अनिज लवण और खनिजों से भरपूर होते हैं। तो इस प्रकार से फलों का हमारे जीवन में महत्व है। लेकिन वास्तव में देखा जाए जो अन्न सुरक्षा का है वो ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि जब राष्ट्रीय रूप में हमने ये मान के चले हुए हैं, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक हमने भोजन तो प्रबंध करवा दिया है, पर क्या वो भोजन उस क्वालिटी का है कि नहीं है? तो वो फल उस क्वालिटी को पूरा करने में एक अहम रोल निभाते हैं। आप हैरान होंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हर दूसरी महिला एनीमिक है, जिसमें आयरन की या लोह तत्वों की कमी पाई जाती है, खून की कमी पाई जाती है, और हर तीसरी महिला जो है वो थायराइड से ग्रसित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व बन जाता है जब हमने सुरक्षा करनी हो, रोगों के प्रति हमने क्षमता हासिल करनी है या रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। अब अगर हम दूसरी तरफ चलें, मैं आपको ऐसे सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ इन विचारों को। वास्तव में ये निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति को
औसतन 400 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए, जिसमें 120 ग्राम फल और 280 ग्राम सब्जियां। और वो कैसे खानी है? अब वो कितना बड़ा लक्ष्य है जिसको हासिल करना है हम जिस पे जो मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि क्यों पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधों का रोपण किया जाए। वो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कहता है कि आपने दिन में 5 बार खाने हैं, 80 ग्राम फल सब्जियाँ 5 बार खानी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और वो खासकर इस कोविड के टाइम में बहुत ही ज़्यादा महसूस किया गया, अनुभव किया गया कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी वो लोगों को इतना असर नहीं कर पाया, लेकिन जो कहीं ना कहीं किसी रूप से कमज़ोर थे उनको उसने ज़्यादा अपने प्रभाव में लिया। तो अब इस इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक व्यक्ति या एक कोई जगह, एक स्थान, एक समुदाय नहीं कर सकता, लेकिन हम सभी मिलके अगर हम कहें कि हमारा गांव इस तरह का होना चाहिए कि उसमें सभी प्रकार की सामूहिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, चाहे फलों की हो, चाहे सब्जियों की हो, चाहे अन्न की हो, चाहे दूध की हो, किसी भी प्रकार की हो, वो उस प्रकार से उसमें होना चाहिए। तो विशेष रूप से ये तो फलों का एक फलदार पौधों का या उसका एक महत्व है कि जो जीवन में गुणवत्ता लाए। हम जीवन तो जिए लेकिन एक अच्छा जीवन जिए। दूसरी तरफ आता है कि उसको रोजगार के साधनों के साथ जोड़ें। अगर हम अन्न उगाते हैं और दालें उगाते हैं तो हमारे जो मैन डेज हैं, वो श्रमिक दिवस हैं, वो 150 के आसपास लगते हैं। लेकिन अगर हम फलदार पौधों का भी काम करते हैं तो वो एक वर्ष में जो उसके श्रम दिवस है वो लगभग 700 से 800 बनते हैं। और सघन खेती करते हैं तो 1500 से 2000 2500 तक चले जाते हैं। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का भी एक साधन बनता है और हमारे किसान बागवानों की आय को दुगना करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बनता है कि जिसको हम अपनी खेती के साथ आधुनिक रूप से, व्यावसायिक रूप से उसको अपनाएं। तो पौधरोपण से पहले बागवानों को क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में तो ऐसा होता था कि जब मौसम आता था सब एक दूसरे को देखते थे कि पौधे लगा रहे, मैं भी लगा लेता हूँ पौधे, और जैसे मर्जी लगा लूँ, पौधे ही लगाने हैं, पौधा खुद चल जाएगा और जैसा भी चलेगा वो फल दे देगा। लेकिन नहीं, ये वैज्ञानिक विधि से इसको ध्यान में रखते हुए लगाने चाहिए। और हम पौधे लगाने से 1-2 महीने पहले ये अपनी कार्य योजना बना लें कि हमने कौन से पौधों का रोपण करना है, चयन करना है, किस प्रजाति के लगाने हैं। अगर हमने आम के लगाने हैं तो आम की प्रजाति, अगर हमने अमरूद के लगाने हैं तो कौन से, लीची के लगाने हैं तो कौन से, संतरा लगाना है। हमारा जो क्षेत्र है वो किस जलवायु के लिए मशहूर है। आप जानते हैं कि जो हमारा जो विशेष रूप से वर्षाकालीन पौधरोपण है वो होता है 900 मीटर से लेके लगभग 1500-1600 मीटर के बीच में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मिड हिल है हमारी या जो नीचे के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ उपोष्णीय पौधों के लिए अनुकूल हैं, तापक्रम अच्छा रहता है, सर्दी नहीं पड़ती है। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक हम पौधरोपण करते हैं। और जो 900 से लेके 1100-1200 का क्षेत्र है, मीटर का क्षेत्र है, या यूं कह लीजिए 3000 से 4000 फुट के आसपास का है, तो वो बेहतरीन है कि उसमें ही इसका ज़्यादा पौधरोपण होता है। और उसके बाद का जो ऊपर का क्षेत्र आ जाता है 1500 मीटर से, वो फिर शीतकालीन फलदार पौधों के लिए चल जाता है। जो वर्षाकालीन हम फलदार पौधे लगाते हैं अमूमन इनके पत्ते नहीं गिरते हैं और ये वर्षाकालीन के दौरान ही लगाए जाते हैं और ये पौधे अच्छे चलते हैं। तो इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि जब हमारा बागवान या किसान भाई गड्ढे कर लेता है तो वो गड्ढा कम से कम 3 फुट × 3 यानी कि वो लगभग इतना गड्ढा, लंबाई, चौड़ाई और गहराई उसकी ऐसी होनी चाहिए। उसमें कम से कम उसने जो रखना है 30 से 40 किलो की गली सड़ी गोबर की खाद का प्रबंध भी करना है कि वो लगानी है। उसके साथ उसमें 1 किलो से 1.5 किलो की सुपर फॉस्फेट भी डालनी है। वो अगर उसके पास साथ में अगर वो अपना चूल्हा जलाता है तो वो राख बड़ी महत्वपूर्ण है, उस राख को भी प्रयोग करना चाहिए। उसमें मिला के वो खाद का भी काम करती है और साथ में बीमारियों के लिए भी रोकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि उसके पश्चात उसने जो हमारा नज़दीक का बागवानी विभाग है उसमें अपनी डिमांड देनी है कि मैंने ये पौधे लगाने हैं। उनके साथ बैठ के अपनी कार्य योजना बना सकता है कि मेरा क्षेत्र आप बताइए किस
फल फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और हम उसको वहाँ लगाएं और लगाने के लिए उसके पौधों का भी प्रबंध करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम गड्ढे, बारिश हो गई है, अभी हमारे पास काफ़ी समय है और इसमें ज़मीन जो है वो नरम हो जाती है, नमी आ जाती है, तो खोदने आसान होते हैं, खोद दिए और धूप लग जाती है उनको, बारिश आती है उसमें। और जब गड्ढे कर लिए तो भूमि की अगर उन्होंने मृदा परीक्षण कराना है तो बहुत ही उत्तम समय होता है, क्योंकि गड्ढे कर लिए हैं। 3 फुट का जब गड्ढा कर लिया हुआ है तो वो उस 3 फुट के गड्ढे को इस तरह से 3 भागों में डिवाइड कर सकता है कि पहले 1 फुट की मिट्टी उसमें से जो बीच के गड्ढे हैं ऐसे छांट ले कि उसमें से बीच के कुछ गड्ढों की 1 फुट की मिट्टी, फिर 1 फुट से 2 फुट की और 2 फुट से 3 फुट की मिट्टी को लग लग लाए। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 गड्ढे उसने सेलेक्ट कर लिए तो पहले 10 ही गड्ढों की ऊपर की 1 फुट की मिट्टी ले और उन सबको मिला ले, उसको चकोर बना ले, फिर 4 भाग करे और 3 भाग फेंक दे, फिर 1 भाग। ये काफ़ी क्रम तक करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसके 4 भाग बना दे और ये तब तक करना पड़ेगा उसको कि जब तक उसके पास लगभग 800 से 1 किलो ग्राम मिट्टी 800 ग्राम से 1 किलो मिट्टी के आसपास ना रुक जाए। जब 1 किलो मिट्टी है तो उसको सूखी थैली में रख ले, टैग लगा दे कि उसने किस खेत की ली है, कहाँ से ली है, और फिर मृदा परीक्षण केंद्र में वो ले जा सकता है उसका। ऐसी 2 से 3 फुट, ऐसी 1 से 2 फुट, ऐसी 2 से 3 फुट की अलग अलग, और उनके वैसे ही उनमें अंकित कर दे कि उसने किस गहराई के लिए। तो उसकी पूरी भूमि का जो है एक परीक्षण हो जाएगा और एक स्वास्थ्य कार्ड बन जाएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन जाएगा कि वो पौधरोपण लगाने से पहले किस प्रकार की थी। तो आगे आने वाले समय में जब वो बार बार उसका परीक्षण करता रहेगा तो उसको उसके साथ मिलान करने में आसानी रहेगी। ये बागीचों का रेखांकन क्या है? और हाँ, ये अगर जब हम पौधे लगाने के लिए भूमि की तैयारी कर ली है हमने, तो उसके पश्चात आता है कि पौधों को एक सही विधि से लगाया जाए। अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जगह मिली वहाँ लगाने के प्रयास करते हैं तो फिर पौधों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि कुछ ज़मीन या खेत को देख के हम उनको आयताकार भी लगा सकते हैं, वर्गाकार भी लगा सकते हैं, या उसको हम त्रिभुजाकार भी लगा सकते हैं, और अगर ढलानदार है तो कंटूर में उसके साथ भी लगा सकते हैं। तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रख के षटकोणीय विधि से लगा सकते हैं। लेकिन प्रायः हमारे यहाँ हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें समतल भूमि हमें कम मिलती है। समतल भूमि में आयताकार, वर्गाकार, किसी भी प्रकार से उसकी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से दूरी, वो पूरा उसका ध्यान रखा जाता है। फिर वो पौधों उसकी जो उसने योजना तैयार की है, उसने उस दूरी में अगर सघन खेती करनी है, सघन तो नज़दीक लगाएगा, उसने उसके बीच में सब्जियां भी लगानी है, कुछ और करनी है, उसकी अपना करना है, तो उसको उसके दूरी के हिसाब से लगाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमने आम के पौधे लगाने हों, हम पहले उनको लगाते थे 8 से 10 मीटर। अगर 10 मीटर पे लगाते हैं तो 1 बीघे में आएंगे कुल 100 पौधे, 1 बीघे में आएंगे कुल 8 पौधे। अगर 8 से 8 मीटर की दूरी पे लगानी है तो बड़ी मुश्किल से उसके आएंगे 10-12 पौधे आएंगे उसके उसमें, और 12 से 13 पौधे आएंगे। अगर वो उन पौधों को 3 बाय 3 मीटर में लगाता है तो आप हैरान होंगे कि तब उसके जो उसने लगाने हैं तब वो कम से कम उसके 90 पौधे आ जाएंगे। अच्छा। अब आप कहाँ तो 8 और 10 और 12 पौधे लगा रहे थे और कहाँ जाकर आप आम के 90 पौधे पे 1 बीघे में। लेकिन जब 1 बीघे में हमने 90 पौधे लगाने हैं तब वहाँ जगह कुछ नहीं बचेगी। लेकिन अगर हमने उसको 8 बाई 8 पे लगाना है या 6 बाई 6 पे लगाना, मीटर पे लगाना है, तो उसके हिसाब से फिर उसके बीच में वो दूसरी चीज़ें भी कर सकता है, सब्जियों के काम को भी, खेती को वो इस तरह से अपनी कार्य योजना को बना सकता है। तो तब ये रेखांकन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगर आपने सही रूप से पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधों से पौधों की दूरी रखी है तो आपके जो श्रम की आवश्यकता है वो कम हो जाती है। आपने उसके बीच में कोई पावर टिलर चलाना है और आपने उसके बीच में खरपतवार निकालना है, या आपने उसके बीच में कुछ सब्जियों का काम करना है, या किसी और चीज़ का आपने कुछ फसल लगानी है, तो फिर वो आसान हो जाता है। पौधे सुरक्षित भी रहते हैं और फिर आपने उसके बीच में सिंचाई के साधन भी बनाने हैं तो वो आसान हो जाता है। तो ये बागीचों का जब हमने रेखांकन कर लिया उसके बाद क्या करना चाहिए बागवानों को? उसके बाद
ही उसका जो असली काम है शुरू होता है कि अब आपने सारी तैयारी कर ली है, तो उसके पश्चात उसने नर्सरी से जो पंजीकृत नर्सरी हैं, जो चयनित उसने पौधे किए हैं कि ये लगाने हैं, तो फिर वो हमारे बागवानी विकास अधिकारी या उद्यान प्रसार अधिकारी विषय विशेषज्ञों के साथ बैठ के कि ये मुझे पौधे आ गए हैं, अब मैंने ये लगाने हैं। उसने गड्ढे कर लिए हैं, वो गड्ढे उसने भर देने हैं, और गड्ढे भरने के पश्चात ऐसा होता है कि अगर बारिश होती है तो वो मिट्टी जो पहले खोदी थी ऊपर उठ जाती है। भरने से पहले कुछ दिनों के लिए वो खुले भी रख सकते हैं ना, कीट पतंगों के। अगर वो 1 महीने के लिए खुला रखते हैं तो उसमें कीट पतंगों का भी नियंत्रण हो जाता है, और जो पानी आता है वो संरक्षित हो जाता है, उसमें बारिश का पानी नमी रह जाती है, और उसको धूप लगती है तो उससे बीमारी, कीटाणु या कुछ भी होते हैं वो मर जाते हैं। तो वो एक किस्म की उसके लिए ट्रीटमेंट का काम कर देती है कि उसका भूमि का उपचार हो गया है। अब वास्तव में करना क्या चाहिए, जब गड्ढे को खोदते हैं तो हमारा जो गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि गड्ढा जिस मर्जी हिसाब से खोद लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। गड्ढे की जो आधी मिट्टी है वो निर्धारित कर ले कि वो आपने सीधे हाथ की तरफ रखनी है, उल्टे हाथ की तरफ रखनी है। फिर सभी गड्ढों की आधी मिट्टी एक तरफ रख दें, और नीचे की मिट्टी उल्टे हाथ की तरफ, कोई सी एक तरीका बना लें। उसके बाद जो आपने ऊपर की मिट्टी है, वो उपजाऊ मिट्टी है, वो रखी हुई है आपने, उस उपजाऊ मिट्टी में गोबर की 30 से 40 किलो खाद को, बढ़िया गली सड़ी खाद को मिला के उसको भरना है पहले, और जो नीचे की मिट्टी आपने रखी वो उसके ऊपर डालनी है। अब जो आपकी नीचे की जो भूमि है, मिट्टी आपने डाली है, वो मृदा आपकी अब जो है सभी पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी। और फिर उसके बीच में मिट्टी भर दी आपने, और उसमें एक लकड़ी की काट के, लगभग 1 मीटर की लकड़ी काट सकते हैं जो बाद में स्टेकिंग का काम करती है, वो काट के पौधे के मिट्टी भरने के बाद उसके बीचों बीच लगा देनी है कि कभी अगर घास वगैरह आए तो आपको कोई ये ढूंढना ना पड़े कि पौधा कहाँ हुआ था, तो सब में लग जाएगी। उसके पश्चात जब आपने पौधे लाए तो अब आपका काम हो जाता है कि उस पौधे को वहाँ लगाने के लिए भी उसे बीच में लगाना। हाँ, अब उसको उतना ही निकालना है, अब मिट्टी सारी निकालने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा क्या करते हैं कि गड्ढा खोदा है, मिट्टी साइड में पड़ी है, पौधा आया रखा, फिर भरते गए और पौधा दब जाता है नीचे। अब पौधा उतना ही लगना है जितना पौधा नर्सरी से निकला है, उससे नीचे नहीं दबाना है, कलम भी नहीं दबनी चाहिए। उसमें निशान बन जाता है, जब जो मिट्टी से नर्सरी से निकाला होता है तो एक उसमें निशान आ जाता है, पता लग जाता है कि पौधा मिट्टी में यहाँ तक दबा। अगर कलम दब जाए तो फिर क्या होगा, तो नुकसान होता है। और जो बरसात के पौधे हैं ये मिट्टी के साथ आते हैं, गाची के साथ आते हैं, तो वो जितनी गाची उसकी आई हुई है उसके साथ ही, उस मिट्टी के साथ ही उतना ही दबाना है। वो बिल्कुल ही गड्ढे में अगर वो 3 फुट ले जाएंगे तो जो कलम आप कह रहे हैं वो कलम दब जाएगी, वो हानिकारक है। वहाँ हानिकारक, और वहाँ फिर बीमारियों का और टूटने का और उनका भय रहता है कि वो रहता है, तो वो उतना ही दबना चाहिए। अब जो आपने एक लकड़ी काट के वहाँ लगाई थी वो उसके सहारे के लिए लगा देनी है, और वो उसके साथ सुतली के साथ उसको बांध देना है कि जिससे कि हवा चले तो पौधा सीधा रहे, टूटे ना। और इसके साथ साथ जब उसकी जड़ें चलने लगेंगी, नई जड़ें आने लगेंगी, तो बड़ी नरम और नाजुक होती हैं, तो उनको सहारे की जरूरत होती है। अगर नहीं तो हवा तूफान आएगी या कोई जानवर आते हैं, कुछ आते हैं, तो वो फिर गिर जाते हैं। बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो गिर जाती है। तो ये इस हिसाब से ये बहुत ही बगीचे को सफल बनाने के लिए ये छोटी छोटी बातें हैं, और जो बड़े काम की बातें हैं, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। दर्शकों को एक बार फ़ोन नंबर्स फिर बता देते हैं। आज हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो हैं 28000177 और दूसरा फ़ोन रहेगा 28000178। तो इन पौधों में जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जब जो नए पौधे हम लगाते हैं तो जैसे गड्ढा हमने किया हुआ है, उस गड्ढे को अगर कहीं उनको ऐसा लगता है कि उपचार की आवश्यकता है तो उसको जब गड्ढे 1 महीना पहले करते हैं तो फॉर्मलिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। उसमें 8 भाग फॉर्मलिन होती है और 1 भाग पानी, तो उसमें ट्रीट करके उससे भी ढका जा सकता है, और पॉलीथीन शीट से ढक दो तो उसका उपचार हो जाता है। जब आपने पौधे ले आए तो उसके बाद उनको लगा लिया, तब आप उसको बेबिस्टीन, कैप्टान या M45 इनका घोल मिश्रण बनता है। अगर आप 1 ग्राम बेबिस्टीन ले लेते हैं, 3 ग्राम
कैप्टान ले लेते हैं 1 लीटर में, या उसकी जगह M45 लेते हैं, तो उससे भी इसको कर सकते हैं। एंडोसल्फान नहीं, M45 तो वो उसको प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई अगर बीमारी के आसार रहते हैं तो वो नियंत्रण में हो जाते हैं। कहीं अगर दीमक का रहता है कि गर्मियों की जगह होती है, दीमक का रहता है, तो क्लोरपायरिफॉस की दवाई को प्रयोग करते हैं। उसमें 4 ml 1 लीटर की दर से उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। लगाने से पहले पौधों को हफ्ता भर पहले आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर कहीं वहाँ दीमक की या कोई उसमें कीट की हो जो जड़ों को काटते हो, तो वो नियंत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी ध्यान रख सकते हैं। भूमि का pH मान जो होता है वो अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है पौधों पर? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि हमारे बागवान भाई इतने ज़्यादा कई जागरूक नहीं होते हैं, और जो जागरूक होते हैं वो इसको जब मृदा का परीक्षण कराते हैं तो उसमें आ जाता है। सबसे उत्तम pH मान होता है 6.5 से लेके 7.5 के बीच में, कि जिसमें हर प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो पौधे को उपलब्ध रहते हैं। अगर pH मान कम आता है, 6 से कम आता है, तो वो ज़मीन जो है अम्लीय हो जाती है। अगर वो 7 या 8 से ऊपर चले जाता है तो क्षारीय हो जाती है। अब क्या होता है कि इन परिस्थितियों में कुछ पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं, तो वो पौधे पर प्रभावित करते हैं और उसकी बढ़वार को भी प्रभावित करते हैं, और आगे आने वाले समय में वो उसमें फल लगने की और उसकी उत्पादन को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए pH मान का बहुत महत्व है। फिर उसका नियंत्रण उसी प्रकार से किया जाता है कि ये ज़मीन अगर ये इसमें अम्लीयता है तो उसमें चूने का मिश्रण किया जाए, उसमें प्रयोग किया जाए, जिप्सम का प्रयोग किया जाए, तो उसको उस हिसाब से उन ज़मीनों को सुधारा जा सकता है। लेकिन वो फिर खाद और उनकी विधि उनके साथ फिर उस प्रकार से करनी पड़ती है। आपके विभाग की कोई योजनाएं हैं वो बताइए। बिल्कुल, हमारे विभाग की ढेरों योजनाएं हैं, और विशेष रूप से जो मैंने आपको बताया कि एक हमारा बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसको HP शिवा के नाम से दिया गया है, वो निचले क्षेत्र में प्रारंभ किया है। वो हमारे माननीय मंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई है उन्होंने, और सरकार उसको चला रही है। वो क्लस्टर फॉर्म में चला रही है। उसमें विशेष रूप से लीची, अमरूद और इन जो संतरा वर्ग के जो फलदार पौधे हैं उनको लिया गया है। आगे और कुछ फलों को भी जोड़ रहे हैं, तो सामूहिक रूप से कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं, और उसमें बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और इसके साथ साथ हमारा बागवानी मिशन योजना है। अगर कोई बागवान भाई उसमें भी फलदार पौधे लगा सकते हैं। उसमें 12.5 बीघे में 30,000 से लेके 75,000 की सहायता दी जाती है, और वो 3 किश्तों में दी जाती है। 60% एक बार में, 20% दूसरी और तीसरी बारी में दी जाती है। फिर आप पूछेंगे कि चौथी बारी में क्या देंगे, तो चौथी बारी में तो फल देना शुरू कर देते हैं, पौधे फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजनाएं बागवानों के लिए की गई हैं। फिर अगर टपक सिंचाई योजनाएं प्रयोग करनी है तो वो भी 40,000 से शुरू होकर 1 लाख तक जाती है, और वो पौधों के हिसाब से, उनकी दूरी के हिसाब से निर्धारित होती है। तो बागवान भाई, और उसमें 80% की सहायता है, जिसमें 50% की सहायता हमें केंद्र सरकार से मिलती है, 30% की सहायता हमें राज्य सरकार से मिलती है। और आखिर में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा सभी बागवान भाइयों से कि हमारी पूरी हिमाचल की वादियाँ फलों से हरी भरी रहें और महकती रहें, और विशेष रूप से जो फलदार पौधों का अगर करना है संरक्षण, तो जल का करना पड़ेगा रक्षण, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।